नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम खास मुलाकात करेंगे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव से। सर, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट में। जी दीप्ति जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आप स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं और जो इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि राज्यसभा में केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई देश में, और ये बात उनका ये स्टेटमेंट केंद्र सरकार का इस बिहाफ में आया है कि हमको राज्यों से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्या कहना है इसमें? कोरोना काल की दूसरी लहर के दरमियान बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन की कमी देश के कई शहरों में, कुछ राज्यों में महसूस की गई, पाई गई। मीडिया में भी रिपोर्ट आई, अस्पतालों ने भी कहा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण एक दो अस्पताल की बात सामने आई। दिल्ली का बत्रा अस्पताल अब तो चर्चा में आ गया है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया था, 12 पेशेंट्स की डेथ हुई। इस बैकग्राउंड में जब प्रश्न लगा राज्यसभा में कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जवाब ये दिया कि राज्यों ने हमको ये जानकारी दी है कि किसी की भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। यहां से विवाद चालू हुआ, एक कि आम लोगों ने इसको स्वीकार ही नहीं किया, सीधे इसको खारिज कर दिया इस जवाब को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी कमी कई जगह ऑक्सीजन की थी और लोगों की मृत्यु भी हुई, तो ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं होने की बात कैसे सदन में कही जा रही है। दूसरा पहलू ये था कि राज्य सरकारों ने हमको जो जानकारी दी, ऐसा मंत्री जी ने कहा, उसमें राज्य सरकारों ने कहा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु किसी की नहीं हुई। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूं, मैंने उस बयान के बाद विभाग से भी परामर्श किया। मैंने कहा क्या हमने कोई डाटा भेजा था, जीरो भेजा था क्या? उन्होंने कहा कि यहां से कोई जानकारी गई ही नहीं, क्योंकि कोई जानकारी मांगी ही नहीं गई। और आईसीएमआर का एक प्रोफार्मा उन्होंने भेजा जिसमें जिनकी मृत्यु हुई नाम रहता है, उम्र रहता है, लिंग रहता है, कौन सा टेस्ट आपने कराया था, आरटीपीसीआर था, ट्रूनैट था, एंटीजन था जिससे आप पॉजिटिव आए, किस तारीख को संक्रमित हुए, किस तारीख को मृत्यु हुई। और दो मुख्य शीर्ष हैं, एक कोरोना से मृत्यु और एक कोरोना कोमॉर्बिडिटी के साथ मृत्यु। कोरोना से मृत्यु एक सिंगल कॉलम है, उसमें कोरोना था, बाकी बीमारी नहीं है तो एंट्री हो जाती है। कोरोना के साथ कोमॉर्बिडिटी, उसमें करीब 20 पैमाने हैं कि आपको ये बीमारियां थी क्या, और कोरोना भी हुआ और आपकी मृत्यु हुई। तो उसमें कहीं कॉलम नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई। जो विस्तृत प्रोफार्मा है उसमें कहीं ये जानकारी मांगी ही नहीं गई। कॉज ऑफ डेथ में ही कहीं नहीं था। कॉज ऑफ डेथ में कोमॉर्बिडिटी, कॉज ऑफ डेथ भी मेडिकल भाषा में ये दो बातों पे सीमित हो जाता है। ये भी एक विवाद का बिंदु बनता है कि या तो आपका लंग फेल कर गया, पल्मोनरी फेलियर के चलते डेथ रिकॉर्ड की जाती है, या कोरोनरी फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल आपका हो गया, तो आपकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के दो प्रमुख कारण कहे जाते हैं, लंग फेलियर, पल्मोनरी या कार्डियक फेलियर। और उनमें ये बात नहीं आती है कि आपका लंग फेलियर कैसे हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपके फेफड़े फट गए और उसके कारण आपका डेथ हुआ। ये नहीं कहा जाता है कि इस कारण से हुआ, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कॉज ऑफ डेथ क्या था? एक्सीडेंट होने पे भी मृत्यु नहीं होती, कई एक्सीडेंट होते हैं मृत्यु नहीं होती, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मृत्यु का कारण क्या बना कि मान लीजिए रिब्स की हड्डियां पंचर कर गई लंग्स को, और लंग्स फेल कर गए, आप कोलैप्स कर गए, तो पल्मोनरी फेलियर हो गया। हार्ट आपका कई कारण हो सकते हैं जिससे कि आपका कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो कारण नहीं लिखा जाता है, कार्डियक अरेस्ट लिखा जाता है। वो अपने आप में एक अलग विवाद का बिंदु बन जाता है कि हमको तो ये बीमारी थी, उसमें ये नहीं लिखा। अब ये बात उठ रही है क्योंकि कोरोना में कॉम्पेंसेशन की बात भी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को भी तलब किया है। तो डेथ सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कॉज ऑफ डेथ या तो पल्मोनरी फेलियर या कोरोनरी फेलियर। अब आप कोरोना तो नहीं लिखा, तो आपको मदद कैसे मिलेगी? ये बातें हैं, ये जो सवाल भी गया इसके पीछे कई बातें हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। तो सर्टिफिकेट भी आप कोरोना पॉजिटिव थे, मिला, आपको मदद मिल सकती है, उसमें दिक्कत नहीं है। यहां विवाद इस कारण से हुआ कि जवाब सीधा गया कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, और देश के नागरिकों ने उसको स्वीकार नहीं किया। हमारे लीडर्स ने भी उठाया, हमारे पार्टी के भी सीनियर मोस्ट लीडर्स ने उठाया, मीडिया ने उठाया। तो जो सवाल कभी केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से राज्यों से नहीं पूछा, वो आज सवाल मीडिया पूछ रही है कि आपके यहाँ क्या स्थिति थी। तो हम आपको बता सक रहे हैं कि हमारे यहाँ रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन जब पूरा
जनमानस उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ भी कोई गलती हुई हो रिकॉर्ड करने में। दिल्ली की मैंने बात बताया, तो उसको ऑडिट के लिए मैंने 3 दिन पहले ही प्रमुख सचिव जी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के हैं उनको डायरेक्शन दिए थे कि आप 1 मार्च से, सेकेंड वेव आया उसके पहले 1 मार्च से आप पूरा ऑडिट कर लीजिए कि जितनी डेथ्स हुई उसमें कहीं ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है क्या। आपने 2 ट्वीट करे थे कल। एक में तो आपने ये कहा था कि केंद्र सरकार ने राज्यों से कोई डेटा नहीं मांगा, हमसे पूछा ही नहीं गया कि आपके यहाँ कैसे डेथ हुई। दूसरा आपने ये कहा था कि चूंकि छत्तीसगढ़ में सरप्लस ऑक्सीजन थी इसलिए ऑक्सीजन से डेथ का सवाल नहीं। मतलब आप ये भी मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट चूंकि सरप्लस ऑक्सीजन का स्टेट था इसलिए वहां ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई। 2 चीज, जिसमें केंद्र सरकार ने पूछा ही नहीं था कि कोरोना से डेथ हुई कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई कि नहीं, तो ये सवाल ही नहीं पूछा था। दूसरा, ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट होने के बावजूद 388.87 मेट्रिक टन हमारी एक दिन की क्षमता थी ऑक्सीजन की, मेडिकल ऑक्सीजन की। पीक हमारा 26 अप्रैल को 180 मेट्रिक टन रिक्वायरमेंट का आया, तो हर स्थिति में हम 200 मेट्रिक टन सरप्लस में थे। तो ऑक्सीजन की कमी सप्लाई में नहीं थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स में हमारे यहाँ ऑक्सीजन था, टैंकर नहीं है, बड़े सिलेंडर नहीं है, जंबो सिलेंडर नहीं है, छोटे सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट इत्यादि इत्यादि। ऐसा तो नहीं कि इस प्रबंधन में भी कमी हुई। हम सरप्लस स्टेट हैं, यानी हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। अन्य राज्यों में तो ऑक्सीजन की भी कमी थी, तो ऑक्सीजन की कमी थी तो मृत्यु वहां ऑक्सीजन की कमी के होने के तो साफ परिणाम सामने दिख सकते हैं। हमारे यहाँ प्रबंधन की कमी हो सकती है, वहां तो ऑक्सीजन की कमी थी। तो ये ऑडिट किस तरह से होगा जो आपने ऑडिट कराने की बात की? उस समय वहां पर मेडिकल ऑक्सीजन अवेलेबल था कि नहीं, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन उस अस्पताल में जहां मृत्यु हुई है, वो ऑक्सीजन की जरूरत उनको जब थी तो ऑक्सीजन उनको मिल रहा था कि नहीं, ऑक्सीजन मिल रहा था तो ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु स्थापित नहीं होगी। क्या एक एक का रिपोर्ट फिर से तैयार की जाएगी? एक एक का रिपोर्ट, उसकी जानकारी ले, एक एक व्यक्ति से, मतलब ये करीब 9,000 से ऊपर फिगर जाएगा, 9,500 के आसपास फिगर जाएगा, लेकिन उसकी जानकारी लेंगे। तो कितना समय लगेगा इस ऑडिट को फिर से करने में? 3-4 हफ्ते तो लगने ही चाहिए। गंभीरता से अगर करना है तो उतना समय तो देना होगा। हमारे पास कंप्लेंट्स आती रही, ये नहीं है कि नई परिस्थिति बन रही है। कोरोना के दरमियान भी मेरे को ही फोन किए, अभिभावक फोन करते ही रहते थे, या तो इलाज के लिए मदद या कहीं दिक्कत जा रही है तो मदद। तो ऐसे भी फोन आए कि ऑक्सीजन बाबा देखिए ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, वहां ऑक्सीजन सप्लाई वार्ड में अंदर से खबर आ रही है पेशेंट्स की, सब मोबाइल रखे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि फीडबैक नहीं आ रहा था, और ऐसा नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, कहीं कोई कमी ही नहीं थी। इतने बड़े प्रबंधन में कहीं ना कहीं कोई कमी, कोई ना कोई चूक की संभावना रहती है। तो इन बातों को भी मीट आउट करना, ये फिर हम लोग की जवाबदारी है कि वे देखिए क्या बात है। तो जो ऑडिट रिपोर्ट होगी फिर आप वो केंद्र सरकार को भेजेंगे? हाँ, भेज सकते हैं, हमारे पास आ जाएगी, हम भेज सकते हैं। 100 मोटो भेज सकते हैं, उनने मांगा तो अभी भी नहीं, लेकिन 100 मोटो भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 14 महीनों में जो पिछला 1.5 साल रहा, उसमें कोरोना से 13,506 लोगों की मौत हुई, और अभी आप ऑडिट भी करा रहे हैं, फिर एक बार और आप चीजों को फिगर आउट करा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये आंकड़ा ठीक है या आंकड़ा इससे ज्यादा जाएगा? इससे ज्यादा जा सकता है आंकड़ा, क्योंकि जिलों से जो हमको रिपोर्ट आती है और जो मीडिया बुलेटिन रायपुर में हम जारी करते हैं, उसमें गैप रहता है। अगर हम 8 बजे मीडिया बुलेटिन जारी करते हैं तो मान लीजिए कि 6 बजे तक की रिपोर्ट जो हमको जिलों से मिलती है उसको ही हम प्रकाशित कर पाते हैं, और चढ़ाना करना, फॉर्म बनाना, रिलीज करना। और जिलों में आप मीडिया के साथ ही 10 बजे भी रिपोर्ट ले सकते हैं अपने अखबारों में अपडेट करने के लिए या विजुअल मीडिया में उपलब्ध कराने के लिए जानकारी। तो हमारे यहाँ जिले की 6 बजे की जानकारी रिलीज होती है, लोकल प्रेस जो जिले का है वो 10 बजे की जानकारी अपडेट कर देता है। तो कई बार ये जो गैप आता है, कुछ समय ये भी देखा गया कि जो रिपोर्ट आती है जिलों से, उसमें कॉज ऑफ डेथ का कॉलम खाली रहता है, उसमें कोरोना था कि नहीं यही नहीं लिखा रहता है। तो उसको हम नहीं चढ़ाते, फिर उसको रिव्यू के लिए भेजते हैं कि भाई ये आपने कोरोना के प्रोफॉर्मा में तो भेजा कि इनको कोरोना की डेथ हुई, लेकिन आपने लिखा ही नहीं है कोरोना पॉजिटिव थे कि नहीं। तो उसकी तस्दीक करा के, कलेक्टर से तस्दीक करा के, और फिर उसको अपडेट करते हैं। तो आने वाले दिनों में भी पहले भी 500-600-700 डेथ्स हमने अपग्रेड की हैं, और अभी भी संभावना है कि ऐसा ही आंकड़ा बढ़ेगा।
तो ये आंकड़ा कितना तक बढ़ेगा, मतलब क्या 500-700 ही बढ़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है जहां कोरोना बहुत फैला था। बढ़ सकता है जी, तो मतलब कितनी तक आशंका है इस फिगर की? 1200 की भी बात आई थी, 500 की भी बात आई थी। तो जब तक तस्दीक ना हो जाए, नाम डबल होने की भी बात आई थी, 3-3 नाम आने की भी बात आई थी, रिपोर्ट में अन्य विसंगतियां भी थी। तो छांट के मैंने जरूर विभाग को ये डायरेक्शन दे रखा है कि देरी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं दिखना चाहिए कि हम दबा रहे हैं, हम छुपा रहे हैं। जो आंकड़े हैं, आप जितना आ गया, जितना आप क्लियर हैं, आप बैच बाय बैच रिलीज करते जाइए। 1000 एक साथ रिलीज करने की जरूरत नहीं है। आपको 200 का क्लियर हो गया, ये छूट गए थे, वो कर दीजिए। किसी जिले में 5 हैं, किसी जिले में 6 हैं, 2 जिलों में 200 से ऊपर हैं, जो मेरी जानकारी में था। तो कहीं 5-6 हैं, तो इसको क्यों रोक के रखना है, इसको रिलीज कर दीजिए। 200 में आपको और तस्दीक करनी है, उसमें 100 आप कंफर्म हो गए कि नहीं ये कोरोना पॉजिटिव थे, तो 100 एक बार में रिलीज कर दीजिए, फिर 100 कर दीजिएगा, 50 कर दीजिएगा। रोकना ठीक नहीं रहा। आपने बोला कि मैंने कहा कि छुपाने का कोई फायदा नहीं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ देश का वो राज्य होगा जिस पर ये आरोप नहीं लगेंगे कि उसने कोरोना से हुई मौतों को छुपाया? हमारी मंशा स्पष्ट है इसमें कि शुरू से ही कि पारदर्शी रहना है। आंकड़े कम आएंगे तो लोग कहेंगे कि देखो इन्हें बहुत अच्छा संभाल के रखा, वहां पर बहुत कम है। शुरू में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अच्छी न्यूज आ रही थी कि उन्होंने अच्छा कंट्रोल करके रखा है, 0 है, डेथ्स होना चालू हुआ। तो स्वाभाविक है कि हो सकता है हमारी तो सराहना हो रही थी कि अच्छा आप वहां पर काम कर रहे हो, अब देखिए छत्तीसगढ़ में भी मृत्यु होने लग गई, तो दबा दो, कम कर दो। ऐसा आ सकता है, सोच में आ सकता है। पहले ही दिन से अपने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हम लोगों ने एकदम क्लियर इस अंडरस्टैंडिंग को रखा था कि चाहे जो परिस्थिति बने, गलती छोड़ दीजिए, चूक छोड़ दीजिए, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन अपने को जान के किसी आंकड़े को कम नहीं दिखाना है। ये मंशा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की थी या छत्तीसगढ़ सरकार की? सरकार की भी, और सरकार के साथ स्वास्थ्य विभाग जो काम करता है उसकी भी। ये मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि पारदर्शी होना चाहिए, चाहे जिस क्षेत्र में हो। मैं व्यक्तिगत जीवन में भी जितना पारदर्शी हो सके उतना होना चाहिए। सीमाएं रहती हैं, कुछ बातें रहती हैं, उसको सार्वजनिक करने में परहेज होता है। वरना या तो कहिए मत, उसके बारे में चर्चा मत करिए, और अगर चर्चा करिए तो फिर सही करिए, पब्लिक फील्ड में बात मत करिए। इसका मतलब आप अपने उस बयान पर अभी भी कायम हैं जिसमें आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई? अभी की जानकारी, अभी तक की जानकारी, मैं 4 दिन से लगातार विभाग से संपर्क में हूं, जब से राज्यसभा में ये ऑक्सीजन से मृत्यु वाला बम फूटा है, तब से डेली मैं उनके संपर्क में हूं कि ये बात नहीं होनी चाहिए कि हमने कोई डाटा छुपाया। अगर ये बात आ रही है, देश के नागरिक ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जैसे कहते हैं हजम नहीं हो रही बात, तो वो बात उनको हजम ही नहीं हो रही है नागरिकों की, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेही। बिल्कुल, नागरिकों को तो हजम नहीं हो रही, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य मंत्री को हजम हो रही है या नहीं? ये बात मुझे नहीं लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ हुई। किसी ने अंडर रिपोर्टिंग की हो, रॉन्ग रिपोर्टिंग की हो, परिजन से हम जानकारी ले लें, किसी और से हम जानकारी ले लें, डाटा हमारा इनकरेक्ट है तो हम उसको सुधार लें। संभावना इसकी कभी सोच को या अपनी कार्यशैली में ये बात नहीं लानी चाहिए कि नहीं बस अब तो हो गया, हम तो करेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को तो ये बात हजम हो रही है? मतलब रिपोर्ट देखिए, मैं नहीं जानता, आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं, छत्तीसगढ़ में 5200 सब हेल्थ सेंटर हैं, 70,000 मितानिनें काम कर रही हैं, 10 हमारे मेडिकल कॉलेज अब स्थापित हो गए हैं, 6 काम कर रहे हैं, 6 मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं, हमारे 28 जिला अस्पताल हैं, 176 करीब हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, पीएचसीज हमारी कम से कम 790 के आसपास, 800 के आसपास हमारी। कहां पर क्या हो रहा है मेरे को जानकारी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो विभाग से अगर कोई भी स्टेटमेंट आता है तो पहला रिएक्शन अपना उस आधार पर रहता है कि विभाग ने हमको ये जानकारी दी, उस बात पे मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा है। लेकिन कोई भी नागरिक, कोई भी माध्यम अगर ये कहता है कि नहीं ये जानकारी आपको गलत दी गई है, तो सुधार करना मेरी जवाबदारी। 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो क्या तैयारियां हैं? क्योंकि एक पैंडेमिक का लंबा दौर बीता है और पिछली बार भी जब सेकेंड वेव के पहले स्कूल खुल गए थे तो पूरे के पूरे स्कूल पॉजिटिव हो गए। स्कूलों को खुलने का अभी 2 तारीख से छत्तीसगढ़ सरकार ने जो निर्णय लिया है वो 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए लिया है, और इसको 2 पाली में, आधे बच्चे एक दिन आएंगे, आधे बच्चे एक दिन आएंगे। अभी व्यवहारिकता में कैसे होगा, मान लीजिए 200 दिन की आपको पढ़ाई करनी है,
साल में। अब आधे आधे दिन अगर बच्चे आएंगे तो क्या 400 दिन की पढ़ाई 200 दिन में हम बच्चों को करा पाएंगे? ये प्रैक्टिकल जब आएगा उस समय अनुभव के आधार पे इसमें देखना पड़ेगा। हो सकता है संभव हो जाए। टीचर एक है, बच्चे क्लास के अब 2 भाग में हो गए तो एक टीचर को 2 क्लास लेनी पड़ेगी जो एक क्लास में काम चलता है। एक क्लास 200 दिन के लिए चलती है, अब 400 क्लास आपको लेनी है, 400 दिन की पढ़ाई 200 दिन में आपको करानी है। तो ये एक अलग बात है। दूसरी रक्षा सुरक्षा की जो बात है, इसीलिए अभिभावकों से भी हमने अपील की है कि 18 साल से कम बच्चे 12वीं तक हम मान सकते हैं, तो उनको तो वैक्सीनेशन लगा नहीं। तो जितने टीचर्स हैं, जितने स्टाफ कैंपस पे रहेंगे 100% डबल वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और उस परिस्थिति में बच्चे भी अपना देखभाल करेंगे। अब काफी एडल्ट बच्चे काफी परिपक्व हो जाते हैं इस उम्र में। 16 साल अब वो उम्र नहीं रह गया जो हम लोग के समय 16 साल काफी मेच्योर माना जाता था। 16 साल में हम लोग भी 11वीं में पहुंच जाते थे, पर अभी 10वीं में भी अगर 16 साल के बच्चे हैं तो वो वैसे इमेच्योर नहीं है कि अपनी देखभाल नहीं कर सकते। तो उन लोग भी अपनी देखभाल की जिम्मेदारी परिवार के साथ, सरकार भी प्रबंधन देखे। और हम वो रिस्क ले रहे हैं क्योंकि उनकी बौद्धिक विकास की बातें और उनके कैरियर पे जो बातें आ रही हैं, जीना अब हमको चालू रखना पड़ेगा। हम आप सार्वजनिक जीवन में भाग ले रहे हैं तो बच्चे कब तक और क्यों नहीं, ये दबाव आता है। दूसरा, 18 साल से ऊपर की जो संस्थाएं हैं, बच्चे रहते हैं, कॉलेजेस हो गए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक इत्यादि, ये माना जा रहा है कि ये डबल डोज से सुरक्षित हो चुके हैं। टीचर्स जो रहेंगे, लेक्चरर्स रहेंगे, उनको तो डबल कवरेज लेना ही है, पर बच्चे भी सुरक्षित हो गए होंगे क्योंकि इनके लिए वैक्सीन उपलब्ध है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार पे ऐसा कोई डेटा है कि कितने शिक्षकों को कितने डोज लग चुके हैं, हायर एजुकेशन में कितने लग चुके हैं? हेल्थ में तो खैर होता ही है, कोरोना वॉरियर्स में सही में तो डाटा नहीं है, सही में डाटा नहीं है, पर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अगर आप क्लास लेने के लिए आ रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट दिखाइए। सेकेंड डोज के बाद 2 हफ्ते के बाद आप क्लास लेने आ सकते हैं। ये माना जाता है कि सेकेंड डोज से 2 या 3 हफ्ते के अंदर एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी शरीर में बन जाती है। अच्छा, एक चीज कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन बहुत स्लो हो रहा है और लगातार इसमें राजनीति भी हावी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का हमेशा यह आरोप होता है कि केंद्र उनके हिस्से में कम वैक्सीन भेजता है। क्या वजह क्या है? मतलब सिर्फ यही वजह है या और भी कुछ वजह है? मैंने कभी ये नहीं कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को कम वैक्सीन भेजता है। मैंने हमेशा ये कहा कि देश में इतना वैक्सीन निर्माण हो ही नहीं रहा है, और जिस राजनीति की बात होती है वो वहां से चालू हो जाती है, दुर्भाग्य से, जब केंद्र से ये कहा जाता है कि वैक्सीन की कमी नहीं है। केंद्र के वरिष्ठ लोग अगर ये कह देते हैं कि वैक्सीन की तो कोई कमी नहीं है, तो हमारे राज्य के लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि भाई वैक्सीन की कमी नहीं है। आका बोल रहे हैं, बड़े भाई बोल रहे हैं कि वैक्सीन की कमी नहीं है, तो आप हमको वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे? वैक्सीन जितनी आएगी उतनी तो हम लगाएंगे। जुलाई महीने के लिए हमने 1 करोड़ वैक्सीन मांगी। 1 करोड़ वैक्सीन बिना आधार के नहीं मांगी। हम 3 से 4 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में कर सकते हैं। हमने 3.5 लाख से ज्यादा एक दिन में वैक्सीनेशन किया, तो 3.5 गुणित 30, तो 1 करोड़ हम एक महीने में लगा सकते हैं। वो हमने 1 करोड़ मांगा जुलाई के लिए। हमको केंद्र सरकार से कितना मिला? 20 लाख। मैं भाई भतीजेवाद का आरोप केंद्र सरकार पे इस बाबत मैंने कभी नहीं लगाया। है कि नहीं है तो आंकड़े बता देंगे। मध्य प्रदेश को कितना मांगा था, कितना मिल रहा है, छत्तीसगढ़ को कितना मिल रहा है, यूपी को कितना मिल रहा है, उनकी आबादी कितनी है, मैं उस आरोप में जा ही नहीं रहा। मैं ये केवल इतना कहता हूं कि हमने 1 करोड़ मांगा, आप अगर 20 लाख दे पा रहे हो तो प्लीज देश को ये बताओ कि आप 20 लाख इसलिए दे पा रहे हो कि देश में उतनी ही वैक्सीन निर्मित हो रही है। अगर 12 करोड़ वैक्सीन एक महीने में देश में अभी भी बन रही है, 12-13 करोड़ वैक्सीन बन रही है, तो हमको आप दोगे कैसे? आप दे ही नहीं सकते। जब आप दे ही नहीं सकते तो प्लीज ये तो मत बोलिए कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं। राजनीतिक स्वरूप इसका वहां आता है जब जवाबदेही तय होने लगती है जनता के सामने कि एक आदमी कह रहा है कि वैक्सीन की कमी नहीं है और आप कह रहे हो कि हम वैक्सीन ही नहीं लगा पा रहे हैं। वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अकर्मण्य हो, आप काम नहीं संभालना जानते, और वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है तो फिर केंद्र सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई, उससे क्यों बचना चाहती है? बताना चाहिए कि हम नहीं, उस समय जो भी कारण रहे हों, अब हम जब बना लेंगे तब कवर करेंगे। तो अभी मतलब वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के पीछे आप क्या वजह देख पा रहे हैं? वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है। अगर वही राज्य एक दिन में 3.5 लाख वैक्सीन लगाता है और एक दिन में 6,000 वैक्सीन लगाता है, कल का आंकड़ा मेरे ख्याल से 40-45 हजार का है,
उसके पहले का आंकड़ा 1,80,000 का है। मेरे पास जो डाटा आया, हमारे पास स्टॉक 1,85,000 वैक्सीन का केवल था। ये तो हमारा आधा दिन का कोटा है। तो सतत चलाते भी रहना है। ये भी नहीं होना चाहिए कि वैक्सीनेशन ठप हो गया। तब 1,85,000 वैक्सीन हम तो एक दिन में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन के लिए 0, फिर बंद हो जाएगा, फिर चालू करो, फिर बंद करो, फिर चालू करो, फिर बंद करो। तो सतत चलने के लिए रोज कुछ न कुछ वैक्सीनेशन होता है, ऐसा दिखता है। और ये कारण ये है कि वैक्सीन केंद्र से कब कितनी वैक्सीन की डिमांड करी और कितनी मिली उसके अगेंस्ट? मेरे ख्याल से अधिकारी तो डेली करते होंगे। हम लोग की आपस में बात होती रहती है, तो हम लोग उनको बोलते हैं, उन लोग आगे बात करते रहते हैं। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब कहने की बात डेली, पर बहुत बार, कई बार वैक्सीन की। और मैं भी एक जागरूक नागरिक या जानकार नागरिक हूं, तो मैं जानता हूं कि देश में वैक्सीन उतनी बन ही नहीं रही है। कोई भी सरकार आप बैठा दो, वो कहां से देगी? पर ये ना कहे वो सरकार नहीं देने की स्थिति में ये वैक्सीन की कमी नहीं। बीजेपी नहीं लड़ेगी अगर डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पे, तब आप क्या मानते हैं? आपको चुनाव में विश्वसनीयता हासिल करनी होती है। आप लोगों के सामने जब वोट मांगने जाते हैं, चाहे वो चेहरे के नाम पे जाइए, चाहे आप अपने एजेंडा के नाम पे जाइए, अपने परफॉर्मेंस के नाम पे जाइए, अपने बैकग्राउंड के नाम पे जाइए, अगर आपकी स्वीकारोक्ति है तो आप जीतोगे। विधायक भी आप नहीं बन पाओगे अगर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी के कारण ये रहते हैं, जिस सिंबल से आप लड़ रहे हो उसकी विचारधारा, उनका परफॉर्मेंस, आपका नेचर कैसा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपकी स्वीकारोक्ति एज ए कैंडिडेट कैसा है, तो टीम आपकी कैसी काम कर रही है, संगठन के आप हिस्से हो, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो तो आपकी टीम, पार्टी से लड़ रहे हो तो पार्टी के कार्यकर्ता, तालमेल कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स तय करते हैं कि विधायक आप जीत पाओगे कि नहीं। और विधायकों का जोड़ जो बहुमत की तरफ जा सके, यही फैक्टर्स बड़े पैमाने पे प्ले करते हैं। मतलब आपका सिर्फ ये कहना है कि अगर काम किया होगा तो आप जीतेंगे, चेहरा कोई सा भी ले आए? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार आपने काम किया हुआ रहता है लेकिन आप जीत नहीं पाते। मुझे शीला दीक्षित जी की याद आती है इसमें हमेशा। जब आम आदमी पार्टी ने स्वीप किया था, 70 के 70 सीट जीते थे, हम लोग भी दिल्ली जाते थे, कभी पान दुकान में, कभी टैक्सी में, कभी ऑटो में, कभी दुकान पे हम लोगों से पूछते थे कि कैसा है। कि नहीं, शीला जी तो बड़ी अच्छी हैं, बहुत काम उनने किया है। लेकिन फिर कैसे ट्विस्ट हो गया? लेकिन उस चुनाव में काम ही पर्याप्त नहीं रहा। एक एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, एक ऑल्टरनेटिव के लिए एक विकल्प ऐसा सामने आया जिसको लोगों ने स्वीकार कर लिया। फ्री बिजली, फ्री वो एक माहौल ऐसा बनाना कि हम ज्यादा जवाबदेही से काम करेंगे, तो शीला जी के काम पे वो भारी पड़ गया। तो चुनाव में कई फैक्टर रहते हैं। मतलब बीजेपी भी कोई नया चेहरा लाए, कुछ इस तरीके के वादे लाए, तो हो सकता है कि फिर से सरकार में आ जाए। जो ज्यादा एक्सेप्टेबल उस दिन रहेगा, जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं तो वो मैच कौन जीतता है? उस दिन जो बेहतर खेलता है, जो टीम बेहतर खेलती है, वो जीतती है। तो उस दिन, उस चुनाव के समय जिनकी स्थिति बेहतर होगी लोगों के एक्सेप्टेंस में, वो जीतेंगे। तो मतलब ये उस दिन की परफॉर्मेंस होती है, इसमें चेहरे का फर्क नहीं पड़ता है? उस दिन तक चेहरे का भी फर्क पड़ता है, काम का भी फर्क पड़ता है। दूसरे का चेहरा ज्यादा बेहतर हो सकता है, विकल्प जो वो दे रहे हैं ज्यादा विश्वसनीय लगता है। इनने तो ये कहा था, ये नहीं किया, इतना तो किया, ठीक है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में कह रहा हूं कि हमने इतना टारगेट बनाया, टारगेट से ज्यादा किया, सराहना भी मिली, पैसे भी मिले, केंद्र सरकार ने हमको बोनस भी दिया, लेकिन वो चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त है क्या? नहीं रहता। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, जिनका कहना है कि कोरोना से हुई मौतों को लेकर वो एक बार फिर से ऑडिट कराएंगे। साथ ही 2023 के चुनाव के लिए उनका मानना है कि अभी से कोई चेहरा तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2023 की परिस्थितियां क्या होंगी वही तय करेंगी कि किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। अगले इंटरव्यू में किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी।